नमस्कार दोस्तों, वैरव एग्रीकल्चर क्लासेस गंगापुर सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि आज हम क्यों आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। आप सभी को पता है कि आज जो 12वीं बोर्ड है उसके कृषि रसायन विज्ञान का जो पेपर था वो हुआ था, लेकिन कुछ व्यस्तता के कारण आज हम समय पर आपके लिए सॉल्यूशन पेपर का नहीं लेके आए थे। इसलिए हमने सोचा कि कहीं ना कहीं सॉल्यूशन तो देना चाहिए बच्चों को ताकि थोड़ा सा फायदा मिले, तो हम अब आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, मैं अगर पेपर के बारे में आपको बताऊं कि पेपर का क्या ऑल ओवर क्या वो था कि भाई कितना टफ था या सिंपल था, तो मैं आपको बता दूं इस बार का जो पेपर है, हर जितने भी पेपर हुए उनकी बजाय इस बार का जो पेपर है वो काफी सिंपल पेपर है, बहुत सरल पेपर है। एक एक करके जो है आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा कि किसका आंसर क्या था, आपने क्या किया, वो आपको मैच करना है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों ने फाउंडेशन ज्वाइन किया था उनके लिए ये पेपर बहुत ही बिल्कुल सिंपल पेपर है। तो दोस्तों, एक एक करके मैं सभी जो क्वेश्चन है उनके बारे में बताता जाऊंगा, आप अपने जो है मैच कर लीजिए। तो दोस्तों, सबसे जो पहला जो क्वेश्चन है वो दोस्तों है कि जो उत्पत्ति के आधार पर जो आग्नेय चट्टानें होती है वो कितने प्रकार की होती है। केवल ये पूछा है कि उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय चट्टानें कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उत्पत्ति के आधार पर जो आग्नेय चट्टानें होती है वो आपकी दो प्रकार की होती है, और आपको पता है कि वो होती है आंतरिक आग्नेय चट्टान और एक होती है बाह्य आग्नेय चट्टान। दो प्रकार की होती है। तो इसमें जो सही आंसर दोस्तों वो होगा आपका ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में दोस्तों ये चट्टान में से पूछा है, आपको पता ही है। उसके बाद में जो दूसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये चट्टान वाला जो आपका जो पहला पार्ट है उसी में से पूछा गया है। यहां पर एक रिएक्शन दी गई है और इस रिएक्शन में यहां पर पूछ रहे हैं कि इसमें किस प्रकार की अभिक्रिया हुई है। आपको जब पढ़ाया था अपक्षय और अपक्षय के प्रकार पढ़ाए थे, आपको बताया था कि अपक्षय तीन प्रकार का होता है, भौतिक, रासायनिक और जैविक अपक्षय होता है। फिर उसके बाद में जो रासायनिक अपक्षय था उसके भी मैंने आपको अलग अलग प्रकार बताए थे। आपको ये सब प्रकार जल अपघटन, ऑक्सीकरण, आपको अपचयन, जल योजन, कार्बोनीकरण, ये सब के सब आपके रासायनिक अपक्षय के प्रकार है। तो दोस्तों यहां पर देखते हैं इस अभिक्रिया में इनमें से कौन सी क्रिया हुई है। तो दोस्तों अगर देखो इधर Fe2O3 प्लस 3H2O, इसका मतलब ये है कि जो हेमेटाइट है उसमें क्या जुड़ रहा है, आपका जो जल है उसकी अभिक्रिया हो रही है। तो यहां पर ये जो जल का जो अणु है एज इट इज यहां पर इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, जुड़ रहा है, और जुड़ के उसके जो रासायनिक संरचना है उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो पहली बात तो रासायनिक अपक्षय, और रासायनिक अपक्षय का जो प्रकार है इसमें दोस्तों वो है आपका जल योजन, जिसको अपन हाइड्रेशन बोलते हैं। ये आपका दोस्तों सही आंसर इसमें होगा। एक इसका साथ में दूसरा भी एग्जाम्पल आपको उस टाइम पे मैंने बताया था, CaSO4 प्लस 2H2O इज इक्वल टू CaSO4 डॉट 2H2O। ये भी आपका कौन से प्रकार का आपका रासायनिक अपक्षय है, जल योजन प्रकार का। एज इट इज रिएक्शन का मतलब वही है। तो इसमें जो सही आंसर आएगा वो है दोस्तों आपका जल योजन। उसके बाद में दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है कि जो ह्यूमस को मृदा में मिलाने से मृदा की जो धनायन विनिमय क्षमता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों कई बार आपको क्लास में फाउंडेशन में आपको बहुत बार ये आपको मैंने बताया कि ह्यूमस की जो धनायन विनिमय क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है। लगभग आपको मैंने बताया था ह्यूमस की जो धनायन विनिमय क्षमता होती है वो दोस्तों होती है 100 से 300 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम, जो कि सर्वाधिक है। अब अगर आप किसी चीज में आप ऐसा पदार्थ मिला रहे हो जिसकी धनायन विनिमय क्षमता पहले से बहुत ज्यादा है, तो सीधी सी बात है उस मृदा की धनायन विनिमय क्षमता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सीधी सी बात है यहां पर जो सही आंसर होगा वो दोस्तों होगा ए, बढ़ जाती है। उसके बाद में दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपका नाइट्रोजन चक्र में से पूछा है, और मैंने आपको फिर पहले भी बता दिया था कि जो नाइट्रोजन चक्र है इसमें से आपकी जो जेट की एग्जाम हो, चाहे सीयूईटी की एग्जाम हो, चाहे आपके बोर्ड की एग्जाम हो, नाइट्रोजन चक्र आपसे बहुत महत्वपूर्ण है। जेट की भी एग्जाम में पिछली बार यहां से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों यहां पर देखते क्या आएगा, वह प्रक्रम जिसमें मृदा में उपस्थित नाइट्रेट किसमें परिवर्तित हो जाती है, नाइट्रस ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं। नाइट्रोजन चक्र में पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, लेकिन कुछ कारणवश जो नाइट्रेट रूपी नाइट्रोजन है वो कहां चली जाती है, वायुमंडल में किसके रूप में, नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में चली जाती है। आपको बताया था कि वो क्रिया आपकी कहलाती है विनाइट्रीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डीनाइट्रीफिकेशन। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो दोस्तों होगा द विनाइट्रीकरण।
उसके बाद में दोस्तों जो अगला जो क्वेश्चन है वो आपका पूछा गया है, कॉलॉइड्स वाले जो चैप्टर है उसमें से पूछा गया है दोस्तों कि जो मोंट मोरिलोनाइट समूह है उसकी धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है। एक जो टेबल थी उसमें मैंने आपको पूरी तरीके से बताया था कि कौन से कॉलॉइड्स की धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है। तो दोस्तों आपको पता है कि जो मोंट मोरिलोनाइट है उसकी धनायन विनिमय क्षमता होती है लगभग आपकी 60 से कितनी होती है 100। तो जो आपका सही आंसर होगा वो दोस्तों होगा 60 से 100। इसकी जो यूनिट है, इकाई है, सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो है कि जो इलाइट है उसकी धनायन विनिमय क्षमता का औसत मान क्या होता है। दोस्तों इसमें ध्यान रखना, थोड़ा सा आपको यहां पर आपको पता है कि इलाइट्स की जो धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है, लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सा आंसर देने से पहले एक इस शब्द को आपको देख लेना था कि जो औसत मान पूछा है। औसत आपको भी पता है कि औसत होता क्या है कि भाई जो चीजें होती है वो कितनी चीजें हैं उनको अपन जोड़ देंगे। जैसे यहां पर अगर देखें कि जो इलाइट्स की जो रेंज होती है धनायन विनिमय क्षमता की दोस्तों वो होती है 20 से 40। अगर इसको जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना 60, और इसमें 2 है तो यहां पर 2 का भाग दे देंगे तो यहां पर जो इसका औसत मान आने वाला है वो आएगा दोस्तों 30। तो सीधी सी बात है, इलाइट्स जो है उसकी धनायन विनिमय क्षमता का जो औसत मान होगा उसका जो सही आंसर होगा वो दोस्तों होगा 30 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम औसत। रेंज की बात करें परास की तो यहां पर सही आंसर क्या होता है 20 से 40, लेकिन औसत पूछा है, मैंने आपको बताया भी था कि औसत भी पूछा जा सकता है। उसके बाद में दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वही आपका कॉलॉइड्स में से पूछा है कि जो सिलिकेट किले हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपकी जो 12वीं बोर्ड की जो किताब है, आपकी जो आरबीएससी की जो किताब है उसके आधार पर अगर यहां पर देखें कि आपको क्या सही करना है तो यहां पर ये जो प्रकार है सिलिकेट किले के वो यहां पर आपकी किताब में दे रखे हैं केवल और केवल कितने 3। तो यहां पर आपके बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से यहां पर जो सही आंसर होगा वो दोस्तों होगा 3 प्रकार के। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो एक और क्ले कॉलॉइड्स होता है जिसको क्लोराइट बोलते हैं, एक बर्मी कोलाइड्स होते हैं, वो भी आपके सिलिकेट किले के प्रकार होते हैं। लेकिन यहां पर बोर्ड की दृष्टि से यहां पर जो सही आंसर होगा वो दोस्तों होगा वे 3 प्रकार के सिलिकेट किले होते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो यहां पर पूछा गया है कि धान की फसल को बोने के लिए मृदा का उपयुक्त पीएच मान कितना होता है। आपको पढ़ाया था कि मृदा पीएच का पौधों पर, फसलों पर प्रभाव, सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव, पोषक तत्वों की प्राप्यता पर प्रभाव, और सबके लिए आपको पैरामीटर से लिखाए थे। तो एक टेबल में मैंने आपको बताया था कि जो धान की फसल होती है उसके लिए उपयुक्त पीएच मान होता है दोस्तों 4.5 से 8.5, जो है आपका बी वाला ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद में दोस्तों जो अगला जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों बहुत ही सीधा क्वेश्चन है, कई बार मैंने आपको बता दिया था, एग्जामों में पूछा गया है कि जो पीएच स्केल में अगर यहां पर रीडिंग कितनी आ रही है आपकी 7, पीएच स्केल में 7 लिखा होता है कि मान लो किसी भी जल का, किसी मृदा का अगर जो पीएच मान है वो कितना आता है 7 आता है, तो वो किस चीज को प्रदर्शित करता है। सीधी सी बात है, वो वहां पर किस चीज को प्रदर्शित करेगा, उदासीनता को, जिसको बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलिटी, मतलब उदासीनता को प्रदर्शित करेगा। तो जो सही आंसर इसमें होगा दोस्तों ए होगा। उसके बाद में दोस्तों अगला जो आपका क्वेश्चन है बहुत ही सीधा है कि अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। पोषक तत्व वाला जो चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है, सबको आना चाहिए। 12वीं में जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको सबको ये, एग्रीकल्चर जिसने भी ले रखी है सबको ये क्वेश्चन आना चाहिए कि जो अधिकांश पौधे हैं नाइट्रोजन को किसके रूप में, NO3- यहां पर नहीं दे रखा है लेकिन यहां पर आएगा NO3- के रूप में पौधे क्या करते हैं, ज्यादातर पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं नाइट्रेट। लेकिन आपको बता दूं कुछ पौधे जिनको एमिनोफिलिक पादप बोलते हैं, जैसे आपका चावल, ये जो पौधे होते हैं, आलू, ये जो है नाइट्रोजन को प्रारंभिक अवस्था में NH4+ के रूप में भी ग्रहण करते हैं। तो यहां पर अधिकांश पौधे किसके रूप में करेंगे दोस्तों, NO3- के रूप में, नाइट्रेट के रूप में। सही ऑप्शन आपका यहां पर होगा वी। उसके बाद में दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है कि सल्फर पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व है और उसके आविष्कारक कौन है। दोस्तों एक टेबल बताई थी और उस टेबल में और अलग भी आपको एक एक करके जब पोषक तत्व मैंने पढ़ाए थे, बहुत काफी 1 महीने तक ये आपका चैप्टर चला था, और उस 1 महीने के चैप्टर में हर एक पोषक तत्व की खोज किसने करी, कब करी, क्वेश्चन भी आपको कई बार दिया गया है। तो ध्यान रखना दोस्तों, सल्फर की जो खोज है, गंधक की जो खोज है, वो करी थी पैटरसन नामक वैज्ञानिक ने करी थी। तो दोस्तों यहाँ पीटरसन नहीं है, पैटरसन नामक वैज्ञानिक ने सल्फर की क्या करी थी, खोज करी थी, उसको एक आवश्यक पोषक तत्व के रूप में खोजा गया था।
उसके बाद में दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपका एग्रीकल्चर जो केमिस्ट कृषि रसायन वाला है उसमें से यहां पर आपका पूछा गया है, एग्रोकेमिकल्स वाले में से, कि फसलों में एंडोसल्फान 75 ईसी के प्रयोग के पश्चात प्रतीक्षा अवधि। मैंने आपको बताया था कि ये जो चैप्टर है काफी नंबर वाला चैप्टर है, आपकी परसेंटेज बनाने में काफी मददगार साबित होगा। पीछे वाले जो चैप्टर है उनमें समझने को कुछ नहीं है, केवल और केवल कुछ चीजें उनको आपको याद करना पड़ेगा। और जो टेबल थी मैंने आपको बताया था कि इस जो चैप्टर है इसमें टेबल ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उसमें एक टेबल थी, प्रतीक्षा अवधि क्या होती है इसकी परिभाषा बताई थी, और हर एक जो कृषि रसायन है उनकी आपको प्रतीक्षा अवधि उस टेबल में मैंने आपको लिखाई थी। तो दोस्तों यहां पर आपसे पूछा गया है कि एंडोसल्फान की कितनी होती है, तो दोस्तों यहां पर सही जो आंसर होगा वो दोस्तों होगा 10 से 12 दिन। इसकी जो प्रतीक्षा अवधि होती है वो होती है 10 से 12 दिन। तो से जो ऑप्शन है इसका सही होगा। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन भी उसी में से पूछा है, उसके जस्ट अगली टेबल में से भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, और इसके बारे में भी मैंने आपको कई बार जो है टेस्ट में क्वेश्चन दे दिया था और बताया भी था कई बार कि यहां से जरूर क्वेश्चन आएगा। जो आपके कृषि रसायनों का वर्गीकरण है उसके हानिकारकता के आधार पर, कि कृषि रसायन के डब्बे पर अंकित अगर जो रंग है वो कैसा है, चमकीला नीला, तो वहां पर किस चीज को, जहरीलेपन की कौन से स्तर को वहां पर दिखाएगा। तो आपको सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अगर लाल रंग है तो वो किसको दर्शाएगा, अत्यधिक जहरीला, और अधिक जहरीला के लिए आपको पीला दिखाएगा दोस्तों। हरा आपका हरियाली का है तो कम जहरीले को, लेकिन यहां पर जो है सी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। सी ऑप्शन मध्यम जहरीले रंग को वहां पर नीले रंग का जो चमकीले नीले रंग का जो मोनोग्राम है वो प्रदर्शित करता है। तो ये भी आपका उसी टेबल में से, अगली वाली टेबल में से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको बताया था कि आपको कम से कम जो विटामिन है उनके आपको रासायनिक नाम, उन विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं इनको आपको अच्छी तरीके से, ये नहीं कि एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के लिए ही महत्वपूर्ण है, आपकी एग्रीकल्चर की कोई सी भी एग्जाम होगी, जेट सीयूईटी, सबके लिए एग्रीकल्चर के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये विटामिन आती है, और आप हमेशा से इनको पढ़ते आ रहे हो। पहली बात तो विटामिन एस्कॉर्बिक अम्ल मतलब विटामिन सी को ही एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, और विटामिन सी की कमी की वजह से दोस्तों ध्यान रखना स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। बहुत सीधा क्वेश्चन है। उसके बाद में दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है नत्रजनीय जैव उर्वरक एजोटोबैक्टर। आपको जब जैव उर्वरक पढ़ाए थे आपको, तो उसमें जैव उर्वरक में जो बायो फर्टिलाइजर पढ़ाए थे उसमें आपको एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, एजोस्पाइरिलम, माइकोराइजा, इनके सबके बारे में आपको मैंने पढ़ाया था। तो सबसे पहले तो राइजोबियम तो जितनी भी दलहनी फसलें उनके लिए काम में लेते, लेकिन यहाँ पर एजोटोबैक्टर दिया गया, ए दलहनी या फिर जिनको धान्य फसलें बोलते हैं, अनाज वाली फसलें बोलते हैं, उनके लिए जो काम में लिया जाने वाला जो जैव उर्वरक है वो है दोस्तों कौन सा, एजोटोबैक्टर। और सर्वाधिक एजोटोबैक्टर को अपन काम में लेते हैं गेहूं में। यहां पर देखेंगे मूंगफली दलहनी, चना दलहनी, मटर, तो यहां पर तो बिल्कुल भी एजोटोबैक्टर का नामोनिशान नहीं है, यहां तो केवल अपन राइजोबियम काम में लेते हैं। तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो दोस्तों होगा गेहूं, वीट। उसके बाद में दोस्तों लास्ट ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन है वो है कि उदर जठर रस में पाया जाने वाला एंजाइम है। ये जो आपका जैव रसायन वाला जो चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है, यही वही टेबल में से पूछा गया है कि उदर जठ रस में कौन पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो दोस्तों ध्यान रखना, उदर जठ जो रस होता है उसमें पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। उसके बाद में दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है उससे पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि जो भैरव एग्रीकल्चर जो संस्थान है, जो आपको पता है कि जो गंगापुर सिटी में स्थित है, इसने पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं, ये सर ने दे रखा है आपको कि जेट आईसीआर जो सीयूईटी है इसका क्रैश कोर्स आप समझते हो। मैं आपको सबको एक बार गाइड करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए यहां पर आया हूं कि उसका जो नया बैच है, मेरे ख्याल से जो आपकी एग्जाम है 28 मार्च को खत्म हो रही है, और 28 मार्च के अगले दिन से ही जो यहां पर 29 मार्च से शुक्रवार से क्रैश कोर्स जेट का और आपका जो सीयूईटी का क्रैश कोर्स यहां पर शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी फीस यहां पर रखी गई है दोस्तों 9,000 रुपए।
और कुछ यहाँ पर होनहार विद्यार्थियों का रिजल्ट भी यहाँ पर दे रखा है दोस्तों। आईसीआर सीईटी 2023 जो हुई थी, इन विद्यार्थियों का अपने जो भारत है उसके टॉप जो यूनिवर्सिटीज है वहां पर इनका इस संस्थान में से पढ़ के यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था। दोस्तों मैं बता दूं कि एक छोटी सी जगह से इतने बड़े स्तर पर सिलेक्शन देना एक टॉप यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो भैरव एग्रीकल्चर संस्थान को इस मुकाम के लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि जैसे ये भरतलाल मीणा है, यहाँ पर देखो 12वीं के साथ में यहाँ पर लिखा भी गया है 12वीं के साथ में 12वीं के साथ में 12वीं के साथ में 12वीं के साथ में। दोस्तों 12वीं के साथ में बच्चों का जेट तक नहीं हो पाता है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि 12वीं के साथ में ही 12वीं के साथ में भी इन्होंने यहाँ पर अच्छा जो है यूनिवर्सिटी यहाँ पर हासिल की है। जैसे मैं बता दूं भरतलाल मीणा है, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आपको पता है कि एग्रीकल्चर की जानी मानी यूनिवर्सिटी है, यहाँ हासिल की है। इसी प्रकार से मनराज मीना 12वीं के साथ में आचार्य एनजी रंगा बहुत टॉप यूनिवर्सिटीज में यहाँ पर काउंट होती है। इसी प्रकार से नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर देखेंगे जो टॉप यूनिवर्सिटीज है वहां पर भी भैरव एग्रीकल्चर क्लासेज ने संस्थान दी है। तो दोस्तों आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए एक अच्छे संस्थान से आप जुड़े। उसके बाद में दोस्तों अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर संस्थान के यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर भी दे रखे हैं, एड्रेस भी दे रखा है। तो इच्छुक विद्यार्थी यहां पर क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो आपका जो पोर्शन है वो है आपका एवसद आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और उसके बाद में जो दूसरा पोर्शन है वो है दोस्तों रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स है। इनको आपको क्या करना है, सबसे जो गलत होने के जो चांसेस रहते हैं स्टूडेंट के रिक्त स्थान में होते हैं, जज नहीं कर पाता स्टूडेंट की यहाँ पर मेरे को क्या आंसर भरना है, लेकिन बहुत सीधे हैं, अच्छे क्वेश्चन आए हैं, इनको भी आपने सही किया होगा। यहां पर दोस्तों देखा गया है चट्टान वाले में से पूछा गया है कि जो चूना पत्थर जिसको अपन लाइम स्टोन बोलते हैं वो कौन सी चट्टान है। तो दोस्तों यहां पर ध्यान रखना, चट्टान तो दे रखी है, तो दोस्तों वो जो चट्टान है वो आपकी कौन सी है, अवसादी चट्टान है, जिसको अपन बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ध्यान रखना दोस्तों, चूना पत्थर अवसादी चट्टान है, अवसादी आएगा इसमें। उसके बाद में दोस्तों अगला पूछा गया है कि सामान्यतया मृदा में खालिस्तान प्रतिशत जीवांश या कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। दोस्तों अगर देखा जाए रेगिस्तान में अपने जो राजस्थान है यहां पर 0.1% से भी कम जो है कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। लेकिन अगर देखा जाए सामान्य मृदाओं में, खनिज मृदाओं में, तो यहां पर 0.1 से 5% तक जीवांश पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो दोस्तों यहां पर आपको लिखना था 0.1 से 5% और अच्छी तरह से आपको पढ़ाया भी था। उसके बाद में दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो यहां पर आपका दे रखा है वही कॉलॉइड्स में से कि इलाइट का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों आपको बताया था कि ये जो रासायनिक सूत्र है कोई न कोई कॉलॉइड्स का आपका रासायनिक संरचना का जो सूत्र है ये पूछा जा सकता है। तो दोस्तों यहां पर ये सही आपका होगा KAl Si3O20 OH का 4, यहां पर Si4 आएगा। KAl Si4O20 OH का 4, ये आपका जो है दोस्तों किसका रासायनिक संरचना का सूत्र होगा, इलाइट्स का। मैं आपको बता दूं जो इलाइट्स प्रकार का जो आपका सिलिकेट क्ले है, मृत्तिका क्ले खनिज है, इसकी जो संरचना होती है उस संरचना के बीच में यहां पर पाया जाता है पोटेशियम आयन पाया जाता है। इस तरह से आपने इसकी संरचना पढ़ी होगी और इस संरचना के बीच में आपसे पूछा जा सकता है जेट के एग्जाम में कि कौन से कॉलॉइड्स की जो दो परतें होती है उनके बीच में पोटेशियम आयन पाया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना किसके बीच में पाया जाता है, आपकी इलाइट्स के बीच में पाया जाता है। तो दोस्तों इसका संरचना सूत्र आपने सही किया होगा। उसके बाद में दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों चूना पत्थर का उपयोग खालिस्तान मृदाओं को सुधारने के लिए किया जाता है। दोस्तों आपको पता है कि जो चूना पत्थर है उसका प्रयोग अपन अम्लीय मृदाओं को सुधारने के, जो एसिडिक सॉइल्स होती है उनको सुधारने के लिए अपन चूना पत्थर, लाइमस्टोन, लाइमिंग मटेरियल काम में लेते हैं। यहां पर दोस्तों अगर देखा जाए कि जो चूना पत्थर है वो यहां के हिसाब से आपको अम्लीय लिखना था, लेकिन आपको मैं बता दूं कि हल्की क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए भी हम लाइमस्टोन सुधारने काम में लेते हैं। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखना आपकी बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से यहां पर जो सही होगा वो होगा अम्लीय। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगर किसी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट ने अगर गलत कर दिया तो इसका मतलब उसका एग्रीकल्चर लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये हर एक स्टूडेंट को आना चाहिए कि जिंक की कमी से, जिसको अपन जस्ता बोलते हैं, उसकी कमी से धान में खालिस्तान रोग होता है। तो दोस्तों आपको पता है कि धान में एक रोग होता है और उस रोग का नाम क्या होता है, खैरा रोग। तो दोस्तों इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा खैरा। उसके बाद में दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है
वो आपका है कि फ्लोराइड, पानी में जो फ्लोराइड है, ये आपका वही आपका प्रदूषण वाले में से आपका पूछा गया है कि जो पानी में फ्लोराइड की सांद्रता अधिक होने पर कौन सी बीमारी हो जाती है। अच्छी तरीके से आपको बताया था, फ्लोराइड्स का अधिक सेवन करने से कौन सा रोग हो जाता है, फ्लोरोसिस। तो यहां पर सही आंसर होगा आपका फ्लोरोसिस। उसके बाद में दोस्तों वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पेयजल में नाइट्रेट की अधिक सीमा कितनी होती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, यहां पर नाइट्रेट की अधिकतम सीमा होती है 45 मिलीग्राम प्रति लीटर। तो यहां पर सही आपका आंसर होगा मिलीग्राम प्रति लीटर, पहले से ही लिखा है 45, इसमें आपको लिखना था, ये आपका सही आंसर हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला जो क्वेश्चन है वो है कि पर्यावरण प्रदूषण प्रमुख रूप से प्रकृतिजन्य और यहां पर एवं मानवजन्य, भाई प्रकृति के से भी हो सकते हैं और आपके जो मानव है, अपन है, अपनी कुछ क्रियाओं के द्वारा भी पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो यहां पर जो आपको ऑप्शन में लिखा था प्रकृति जन्य, तो आया ही था एवं मानव जन्य, आपको यहां पर लिखना था। उसके बाद में दोस्तों यहां पर बहुत सीधा क्वेश्चन पूछा है कि जो ग्लूकोज है उसका रासायनिक सूत्र क्या है। आपको सबको पता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज का सूत्र है। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया, ये भी सबको आना चाहिए कि गाय के दूध में पीलापन जो है किसकी वजह से होता है। और यहां पर आपको पता है कि गाय का दूध पीला होता है, बाकी जो भैंस होती है उसका दूध कैसा होता है, सफेद। तो वहां पर उसका जो कारण था वो केसिन हो जाता है। लेकिन यहां पर आपसे पूछा है कि गाय के दूध में पीलापन, तो यहां पर दोस्तों ध्यान रखना आएगा आपका कैरोटीन की मात्रा के कारण यहां पर गाय के दूध कैसा होता है, पीला होता है। तो ये दोस्तों आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान, ये आपके एक एक करके हो गए हैं। उसके बाद में दोस्तों यहां पर फिर से दिया गया है, पिछला जो रिजल्ट है जेट का वो दिया गया है कि जेट 2023 परीक्षा परिणाम जो है इस संस्थान का है। इसमें जो भैरव में पढ़ने वाले काफी विद्यार्थी यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं 12वीं के साथ में ही, और जितने भी स्टूडेंट है, खास बात यह है कि सभी के सभी जो है आपके गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज में इनका क्या हुआ है, सिलेक्शन हुआ है। मतलब सरकारी महाविद्यालयों में सिलेक्शन हुआ है। 12वीं के साथ में सरकारी महाविद्यालयों में सिलेक्शन लेना एक बहुत बड़ी बात होती है। काफी स्टूडेंट क्रैश कोर्स में से भी यहाँ पर चयनित है। तो दोस्तों इस तरह से अपन यहाँ पर देखेंगे तो करीब 39-40 स्टूडेंट यहाँ पर से सिलेक्शन हुआ है पिछली बार गवर्नमेंट कॉलेजों में। उसके बाद में दोस्तों अगर अपन बात करें आगे के क्वेश्चन की, तो यहां पर जो तीसरा जो पोर्शन है क्वेश्चन का, एक शब्दों में एक लाइन में यहां पर आपको आंसर देना था। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भास्मिक आग्नेय चट्टान में सिलिका की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो दोस्तों पहले ही चैप्टर में से पूछा है और आपको शुरुआत में मैंने आपको बताया था आग्नेय चट्टान, पहली बात तो उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार की, वो आपको शुरुआत में क्वेश्चन आ गया। उसके बाद में रासायनिक संगठन के आधार पर जो है यहाँ पर आपको इसमें से पूछा है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो भास्मिक आग्नेय चट्टान होती है उसमें सिलिका की मात्रा 45 से यहाँ पर लगभग 55% तक अगर उसमें सिलिका की मात्रा पाई जाती है तो ऐसी चट्टान यहाँ पर आपकी कहलाएगी भास्मिक आग्नेय चट्टान। लेकिन अगर दोस्तों ध्यान रखने, अम्लीय चट्टान, ऐसी चट्टान जिसमें लगभग 80% तक अगर उसमें सिलिका होगा तो ऐसी चट्टानें आपकी कहलाती, लगभग कितना दोस्तों 65 से 80%, लगभग 80% तक उसमें सिलिका होगी, तो वो अम्लीय आग्नेय चट्टान। लेकिन यहां से आपसे पूछा है भास्मिक आग्नेय चट्टान, तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों 45 से 55%। उसके बाद में दोस्तों कॉलॉइड्स वाले में से यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मृदा कॉलॉइड्स किसे कहते हैं। तो दोस्तों सीधी सी बात है कि ऐसे मृदा कण जिनका आकार 1 से 100 मिली माइक्रोन है, ऐसे मृदा कणों को और कॉलॉइड्स के गुण रखते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, मृदा कॉलॉइड्स बोलते हैं। सबको पता है, ये आपको एक परिभाषा केवल यहां पर लिखनी थी, ज्यादा लंबा बड़ा आपको लिखना नहीं था। उसके बाद दोस्तों पूछा गया है कि भस्म संतृप्त मृदा से क्या अभिप्राय है। आपको पता है कि जो सीईसी होती है, धनायन विनिमय क्षमता, उसमें ज्यादातर कैसी प्रकृति के आपको धनायन होते हैं, और धनायनों में से भी अगर कोई मृदा अपने ऊपर क्षारीय प्रकृति के धनायनों को अधिशोषित करती है तो वो उस मृदा की कहलाती है भस्म संतृप्त मृदा कहलाती है। तो दोस्तों क्षारीय प्रकृति की मृदा होती है वही भस्म संतृप्त मृदा होती है, आपको यहाँ पर लिखना था। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है कि मृदा अम्लता के प्रकार कितने होते हैं। दोस्तों आपको पता है कि जो मृदा अम्लता 2 प्रकार की होती है, एक आपकी होती है सक्रिय अम्लता और एक आपकी होती है असक्रिय अम्लता।
तो सीधी सी बात है, यहां पर केवल आपको ये लिखना था कि मृदा की जो अम्लता दो प्रकार की होती है, एक तो सक्रिय अम्लता और एक आपकी असक्रिय अम्लता, जिसको अपन विनिमय अम्लता भी अपन बोल सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगला है कि पौधों में पोटेशियम पोषक तत्व का कोई एक कार्य लिखना है, केवल और केवल एक कार्य पूछा है। हमने तो आपको यहाँ पर 6-7 लिखाए थे। आप बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी, गिरने के प्रति प्रतिरोधी, आप जितने भी कीट हैं उनके प्रति प्रतिरोधी यहाँ पर बनाता है, तो वो कौन बनाता है? पोटेशियम। तो आपको एक कार्य यहाँ पर आपको लिख देना था। उसके बाद में दोस्तों पूछा गया है विल्यू बेबी सिंड्रोम क्या है। कई बार आपको पूछा है एग्जामों में कि विल्यू बेबी, जिसको दूसरा नाम होता है मिथ्योहीमोग्लोबिमिया, जो कि है आपके पीने योग्य पानी में अगर नाइट्रेट की अधिक मात्रा है और उसका सेवन करते हैं तो बच्चों में एक रोग हो जाता है जिसको अपन मिथ्योहीमोग्लोबिमिया या ब्लू बेबी सिंड्रोम अपन कहते हैं दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों यहां पर पूछा गया है बहुत सीधा क्वेश्चन कि ग्लाइसिन जो एमिनो अम्ल है उसका संक्षिप्त नाम क्या है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ग्लाइसिन का संक्षिप्त नाम होता है GLY, और इसको शॉर्ट में जो है इस तरह से अपन लिख सकते हैं GLY या कोष्टक में अपन G। उसके बाद में दोस्तों पूछा गया है कि जो दूध है उसका एक कोई भौतिक गुण, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि भौतिक गुण होते क्या है। रंग, गंध, ये सब के सब दूध के कैसे गुण होते हैं? भौतिक गुण। तो यहां पर भौतिक गुण एक आप लिख देते, दूध कैसे रंग का होता है? सफेद रंग का होता है। तो ये आपका यहां पर एक भौतिक गुण आपको लिख देना था। उसके बाद में दोस्तों ये आपका सेक्शन कंप्लीट हो चुका है और अगले सेक्शन में आपके जो है उत्तर शब्द सीमा लगभग 50 क्वेश्चन की है, तो एक एक ज्यादा अपन इनके बारे में बात नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूं क्या लिखना था आपको। मृदा निर्माण करने वाले कारकों को नामांकित चित्र बना के आपको दिखाना है दोस्तों। आपको मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले जो कारक थे, सक्रिय और असक्रिय कारक, जिसका जो सूत्र दिए थे आपको FCl VRPT, उनको आपको क्लासिफाई करना था और एक नॉर्मल एक डायग्राम के रूप में, एक चित्र के रूप में आपको वहां पर लिखना था, ज्यादा बड़ा चौड़ा नहीं लिखना था। सक्रिय असक्रिय, सक्रिय कौन कौन से हैं जो आपको मैंने बताया था, S बराबर FCl VRPT। तो यहां पर शुरुआत के जो दो कारक है ये आपके सक्रिय कारक है और ये जो पीछे के कारक है ये आपके असक्रिय कारक है। Cl जलवायु, जैव मंडल, ये यहाँ पर स्थलाकृति, पैतृक पदार्थ, और ये आपका समय। तो ये आपको एक डायग्राम के आधार पर आपको ये लिखना था। ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि जीवांश पदार्थ के विच्छेदन को प्रभावित करने वाले 3 कारकों का आपको संक्षिप्त में क्या करना था? लिखना था। 3 कारक आपको कई बार बता दिया, नमी हो गई, उसमें कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना है, ये सब आपकी उसकी परिपक्वता कितनी है, ये सब के सब जीवांश पदार्थ का जो विच्छेदन है उसको प्रभावित करने वाले कारक है, ये आपको यहाँ पर लिखने थे। उसके बाद में दोस्तों मृदा में हुमस के कोई 3 महत्व लिखने थे। आपको पता है सी बढ़ा देगा, जल धारण क्षमता को बढ़ा देगा, ये सब के मृदा संरचना को सुधार करेगा। तो आपको यहाँ पर केवल और केवल आपको 3 महत्व लिखने थे। उसके बाद में दोस्तों धनायन विनिमय क्षमता और मृदा उर्वरता में संबंध आपको लिखना था। आपको पता है धनायन विनिमय क्षमता बढ़ेगी तो मृदा की उर्वरा शक्ति भी क्या होगी? बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो पोषक तत्व होते हैं पौधों के लिए धनायन प्रकृति के होते हैं, और सी मतलब धनायन विनिमय क्षमता। जब मृदा का पीएच बढ़ेगा, धनायन विनिमय क्षमता बढ़ेगी, धनायन विनिमय क्षमता बढ़ेगी तो मृदा की उर्वरता में भी वृद्धि होती है। उसके बाद में दोस्तों वही क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि मृदा पीएच का पोषक तत्व की प्राप्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपको शुरुआत में पौधों पर प्रभाव, पोषक तत्वों पर, रोगों पर, वहां से ये आपको लिखना था दोस्तों कि वही जो पीएच बढ़ेगा तो कौन कौन से पोषक तत्व मिलेंगे, कितने पीएच पर कौन से मिलते हैं, वो सब आपको यहाँ पर लिखना। उसके बाद में दोस्तों 9वां जो क्वेश्चन है कि मृदा अम्लता का पौधों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव को समझाइए। 2 तरह के प्रभाव आपको मैंने बताए थे कि मृदा अम्लता के 2 तरह के प्रभाव पड़ते हैं, एक तो प्रत्यक्ष प्रभाव और एक आपका अप्रत्यक्ष प्रभाव। यहां पर केवल आपके लिए बढ़िया है कि यहां पर केवल और केवल अप्रत्यक्ष प्रभावों को ही यहां पर आपको समझाना था। उसके बाद दोस्तों पौधों में फास्फोरस की कमी के कोई 3 लक्षण लिखने हैं। आपको पता है अच्छी तरीके से जड़ों की वृद्धि रुक जाएगी, रंग कैसा हो जाएगा, बैंगनी हो जाएगा, ये सब आपको यहां पर लिखने थे। केवल और केवल 3 कमी के लक्षण आपको यहां पर लिखने थे दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों अगला है कि रासायनिक उर्वरकों द्वारा होने वाले प्रदूषण को समझाना है। यहां पर आपको पता है कृषि रसायन वाले में से पूछा है, इसमें आपको लिखना था। उसके बाद दोस्तों वायु प्रदूषण के कोई 3 स्रोतों का आपको वर्णन करना है। आपको बताया था कि इनमें से आपसे पूछा जा सकता है कि वायु प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से और उनका वर्णन करना है। ये जो आपका जो चैप्टर है इसको पढ़ना था आपको एक बार। कुछ छोटे क्वेश्चन थे वो तो आपके सिंपल थे। उसके बाद में दोस्तों खाद्य रंग किसे कहते हैं, एडिबल्स जो है आपके रंग पूछे हैं और उसके 2 उपयोग लिखने हैं। आपको पता है खाद्य रंग ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको, जितने भी आपके खाद्य पदार्थ होते हैं उनको आकर्षक दिखाने के लिए, एक अच्छा दिखाने के लिए अपन उसमें रंग डालते हैं, उन्हें पर खाद्य रंग बोलते हैं।
जैविक खादों का मृदा के गुणों पर पड़ने वाले 3 प्रभाव लिखने हैं कि भाई जैविक खाद अपन डालेंगे तो मृदा के गुणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मृदा के जैविक गुणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैविक गुणों का मतलब है उसमें सूक्ष्म जीवों की संख्या, उनकी क्रियाशीलता किस तरीके से प्रभावित होगी, वो सब आपको यहाँ पर लिखना था। उसके बाद में दोस्तों 15वां क्वेश्चन है कि दूध के निर्जमीकरण की क्रिया का विधि का वर्णन करना है, स्टरलाइजेशन की विधि का करना है वर्णन। ये भी आपको मनोज जी ने अच्छी तरीके से पढ़ाया है, ये भी आपने सही किया। उसके बाद दोस्तों अगला सेक्शन है, इसमें दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है क्षारीय मृदाओं के सुधार हेतु गंधक के उपयोग को विस्तार से समझाइए। आपको यहाँ पर गंधक के बारे में लिखना था। क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए बहुत सारे अपन ने रसायन काम में लिए थे, उन रसायनों में से यहाँ पर आपसे केवल और केवल पूछ रहा है सल्फर, जिसको अपन गंधक बोलते हैं, उसकी जो क्रिया विधि है उसको पूरी तरीके से आपको रिएक्शंस और वो आपको यहाँ पर समझाना है। या फिर इसमें अथवा में है क्षारीय मृदा को सुधार हेतु जिप्सम के उपयोग को यहाँ पर विस्तार से आपको समझाना था। जिप्सम का तो आपको पता ही है, तो कोई सा भी एक करना था आपको। उसके बाद में दोस्तों एंजाइम से क्या अभिप्राय है, इसकी आपको परिभाषा लिखनी थी और उसका वर्गीकरण आपको समझाना, एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं वो सब आपको यहाँ पर लिखना था। ये जो ऑप्शन है उसमें कार्बोहाइड्रेट से क्या अभिप्राय होता क्या है और उसके 2 वर्गों का, मुख्य वर्गों का वर्णन आपको यहाँ पर करना था। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि दूध की पाश्चुरीकरण की कम या अधिक ताप समय विधि का वर्णन करना है। आपको बताए थे एलटी वो जो आपकी विधि थी, अलग अलग तरह की जो डेयरी केमिस्ट्री है वहां से ये क्वेश्चन पूछा है। तो आपको अच्छी तरीके से मनोज जी ने पढ़ाया था डेयरी केमिस्ट्री में, तो ये आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन था। यही उसका ही दूसरा प्रकार में से पूछ लिया पाश्चुरीकरण के में से। उच्च ताप अल्प समय विधि का वर्णन करना है, अलग विधि इनमें से कोई सा भी आपको एक कर लेना था। उसके बाद में जो डी सेक्शन है दोस्तों, उसमें यहाँ पर उर्वरक में से पूछा है अमोनियम सल्फेट का संगठन, उसके कोई 2 गुण, मृदा में अभिक्रिया और फसलों पर पड़ने वाले 2 प्रभाव आपको यहाँ पर लिखने थे। पोर्शन दे रखा है, इस पोर्शन के एक 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 इस तरह से आपको 4 कुछ नंबर का था, ये आपको करना था। या तो अमोनियम सल्फेट या यहाँ पर एसएसपी दिया था, तो इनमें से कोई सा भी आपको एक करना था। उसके बाद दोस्तों वर्मी कल्चर क्या होता है, जिसको अपन केचुए को पालते हैं उसको वर्मी कल्चर बोलते हैं, और उसके बनाने की विधि का क्या करना था, अच्छी तरीके से आपको वर्णन करना था। कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर दिया होगा। कंपोस्ट क्या है और कंपोस्ट बनाने की नाडेप विधि के बारे में यहाँ पर आपको लिखना, नाडेप काका ने दी थी उसके बारे में यहाँ पर आपको वर्णन करना था। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपका जो पेपर है ये आपका सॉल्व करवा दिया है हमने। और अगर किसी विद्यार्थी ने अच्छी तरीके से अगर तैयारी करी है जो फाउंडेशन के तौर पर और लिखने का तरीका बढ़िया है, तो मेरे ख्याल से विद्यार्थी इस पेपर में आराम से 95, 98, 100 तक नंबर आप आसानी से ला सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये अपने इस पेपर के बारे में सब कुछ कर लिया है, और मैं आपसे यही कहूंगा कि जो आने वाले जो पेपर हैं आपका एग्रीकल्चर बायोलॉजी और आपका एग्रीकल्चर है, अच्छी तरीके से पढ़ाई करें और अपना जो छोटे क्वेश्चन हैं उनको विशेष तौर से आप अच्छी तरीके से पढ़े ताकि आपकी परसेंटेज में, आपकी नॉलेज में इजाफा हो दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।